कराची का एक इलाका है तीनहट्टी, कराची पाकिस्तान। हाँ, तीनहट्टी एक इलाका फेमस इलाका है कराची का, इलाका है तीनहट्टी। तो तीनहट्टी के बीच में से एक रोड जाता है जो जाता है लसबेला की साइड, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, कराची में बिलखुसूस, तो वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि लसबेला के लिए एक रोड जाता है। उस रोड के बीच में एक सिनेमा था जिसका नाम था फिल्मिस्तान। मैंने अपने वालिद साहब से बहुत सुना है इसके बारे में, फिल्मिस्तान। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1990 की तकरीबन, ऑलमोस्ट। हाँ, यही है। उस फिल्मिस्तान सिनेमा के बराबर से एक दीवार जा रही थी, बाउंड्री, काफी तवील बाउंड्री। उस बाउंड्री की बैक साइड पे है कब्रिस्तान, यानी वो इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि आप उस कब्रिस्तान में 4 घंटे घूमते रहें। इतना बड़ा कब्रिस्तान, इतना बड़ा कब्रिस्तान है। वो अभी भी है कब्रिस्तान? अभी भी है कब्रिस्तान। तो ये वाकया मैं आपको वहां का बता रहा हूँ। तो वो जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की जो बाउंड्री है खत्म होने के बाद वहां पर एक अदद मस्जिद है। उस मस्जिद के अंदर जो इमाम है, ये वाकया उनके साथ पेश आया है। मस्जिद के इमाम है वो। अच्छा। होता कुछ यूं है अहमद कि ये इमाम साहब अपने किसी काम से फारिग होने के बाद रात को लेट नाइट तकरीबन कोई 2-2:30 बजे के टाइम ये कब्रिस्तान के बीच में से आ रहे हैं। अब चूंकि मौलवी हैं, रात को 2-2:30 बजे, 2-2:30 बजे, टोपी लगी हुई है, रुमाल उनके कंधे पे पड़ा, कुर्ता पहने हुए और अपनी साइकिल चलाते हुए कब्रिस्तान के बीच में से वो आ रहे हैं। क्या होता है अहमद, जब कब्रिस्तान का बीच आता है तो इन्हें ये महसूस होता है कि इनकी साइकिल के पेंडल जो हैं वो भारी भारी हो गए हैं, यानी वो जो पाँव मार रहे हैं उनमें अब उसको जान लगानी पड़ रही है मौलवी साहब को। बीच कब्रिस्तान में उन्हें ये महसूस हुआ कि यार साइकिल के पेंडल कुछ भारी हो गए। अब जब उन्हें जान लगानी पड़ी तो उन्होंने बेहतर ये समझा बजाय इसके कि जान लगाई जाए, वो साइकिल से नीचे उतर गए। अब ये पैदल जा रहे हैं अहमद, 2-2:30 बजे का टाइम है कब्रिस्तान के बीच में से, और ये गुजर रहे हैं। तो इन्हें क्या महसूस होता है कि इनको पीछे से एक आवाज आती है कि ठहरो, मेरी बात सुनकर जाना। ये मौलवी ने सुना है और उसने अपने कदम तेज कर दिए। फिर उसको पीछे से आवाज आती है कि ठहरो, हाँ, मेरी बात सुनकर जाना। बजाय इसके कि वो पलट कर देखते या रुकते, मौलवी साहब ने निकलना बेहतर जाना। वो पलट के नहीं देख रहे। अब वो क्या फील कर रहे हैं मौलवी साहब कि उनकी कमर पे कोई हाथ लग रहा है, जैसे कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा है कब्रिस्तान के बीच में। ओके। अब वो उन्होंने स्पीड मारी है, यानी वो भाग रहे हैं साइकिल लेके। कब्रिस्तान क्रॉस किया, अल्लाह अल्लाह करके घर पहुंचे। अब चूंकि कब्रिस्तान के बाद जो मस्जिद है उसी के वो इमाम हैं, तो उनका घर भी मस्जिद के बराबर में ही, यानी उजरा जो कहते हैं वहां मौलवी रहते हैं, वहीं उनका घर है। वो अपने घर में दाखिल होते हैं और अल्लाह अल्लाह करके घर का दरवाजा खोलते हैं। वो घर में गए, जाके लेट गए अहमद। अब इनकी आंख लगी है। ये क्या देखते हैं कि इन्हें ख्वाब में वही आवाज जो कब्रिस्तान में इन्हें आ रही थी उसी रात को जब ये घर में गए हैं, जाके लेटे हैं, आंख बंद हुई है, इनकी आंख लगी, और इन्होंने ख्वाब क्या देख रहे हैं कि मैंने तुम्हें कहा कि ठहरो, मेरी बात सुन के जाना। कोई शक्ल नहीं आई ख्वाब में? कुछ नहीं आई। हाँ, ये ख्वाब देख रहा है मौलवी। ख्वाब में उससे वो बात कर रहा है कि मैंने तुमसे कहा कि रुको, तुम रुके नहीं, जबकि तुम्हें रुकना चाहिए था। मौलवी की आंख खुलती है, एकदम हड़बड़ा के उठ गया। उसने बोला यार ये कौन सा ख्वाब है? थोड़ी देर सोचता है कि हाँ ये तो मेरे साथ कब्रिस्तान में आवाज आ रही थी अभी मुझे। खैर अल्लाह अल्लाह करके ये सो गया। दिन गुजरा, दूसरा दिन हुआ। वो अपने कामों से फारिग होने के बाद हस्ब दस्तूर वो सोया है अहमद। अब जब ये सोया है तो दूसरे दिन भी रात को उसको वही आवाज जो उसको पहले दिन आई थी कि तुमने मेरी बात को रद्द किया, मैंने तुम्हें आवाज दी और तुम रुके नहीं। मौलवी अब ख्वाब में उससे हम कलाम हैं ये दोनों। अच्छा, ख्वाब में बात हो रही है। मौलवी ने उससे कहा कि मैं तो तुम्हें देख नहीं पाया, तुम्हें रुकता कैसे? कहता है तुमने मुझे नहीं देखा लेकिन मैं तुम्हें देख रहा था। जब मैंने तुम्हें रोका तो तुम रुके क्यों नहीं? कहता मैं रुकता क्यों? कहता मैं तुम्हें रोक रहा था, उसकी कोई वजह है। उसकी कोई वजह है ये कि तुम एक मौलवी हो, अल्लाह के खास बंदे हो। हाँ। तो मेरा ये काम तुम करोगे। वो कहता है कैसा काम? कहता है मुझे एक नामालूम लाश कहकर इस कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। एक सेकंड, ये जिसने आवाज लगाई है मौलवी साहब को,
وہ اسی قبرستان کا ایک مردہ ہے. مردہ ہے جو وہاں دفن ہے. وہ خواب میں مولوی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے لاوارث لاش سمجھ کر اس قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے. کہ مجھے لاوارث لاش سمجھ کر اس قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے. تو وہ کہتا ہے دفنا دیا گیا ہے کتنے دن پہلے؟ کہہ رہا ہے 4 دن پہلے. 4 دن پہلے مجھے اس قبرستان میں دفنایا گیا ہے اور تم آؤ آ کے تم پہلے تصدیق کرو اور میری قبر دیکھو کہ 4 دن پرانی وہ قبر ہے. اب وہ اپنی قبر کا اسے پتہ بتا رہا ہے. کون؟ وہ جو خواب میں جو آیا. کہتا ہے جیسے ہی آپ گیٹ سے اندر آئیں گے, گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد چند قدم کی مسافت پر 2 سنگ مرمر کی قبریں بنی ہوئی ہیں. وہ سنگ مرمر کی جو 2 قبریں ہیں ان کے بالکل پیر والے سائڈ پر یعنی میری قبر ہے. تختی کوئی بھی نہیں کیونکہ مجھے نامعلوم سمجھ کے دفنا دیا گیا ہے. مولوی اٹھا. دوسرے دن صبح ہوئی. اب یہ صبح جب ہوئی ہے تو دن میں یہ گیا ہے قبرستان. کون؟ وہ مولوی قبرستان گیا ہے اس قبر کو دیکھنے کے لیے کہ جو رات کو اس نے اس کو بتائی ہے. اب مولوی وہ اس گیٹ سے انٹر ہوا ہے اس کے بتائے ہوئے پتے پر. جیسی وہ گیا ہے اس نے وہاں جا کے دیکھا, تصدیق کی ہے تو وہ قبر وہاں ہے. وہ قبر وہاں موجود ہے کہ 4 دن پرانی قبر ہے. وہ لگ رہی ہے کہ اسے 4 دن ہوئے, زیادہ دن نہیں ہوئے. مولوی اس قبر کے پاس کھڑا ہو گیا ہے اور سوچتا ہے یار بات تو بالکل صحیح کہی ہے اس نے, قبر تو یہ 4 دن پرانی ہے. وہ گورکن سے اس کو کنفرم کرتا ہے. کہتا ہے یہ جو قبر ہے یہ کتنے دن پرانی ہے؟ وہ کہتا ہے خیریت مولوی صاحب؟ کہتا نہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. کہہ رہا ابھی 4 دن ہوئے. کہتا بس یہی پتا کرنا تھا. مولوی واپس اپنے گھر گیا تو اب کنفرم ہو گئی, اس کنفرم ہو گیا کہ یہ وہی قبر ہے جو مجھے رات کو اس نے بتائی ہے. ہاں. مولوی گھر گیا, سویا احمد. اب سویا ہے تو رات کو پھر خواب میں وہی شخص اس کے خواب میں آیا ہے کہ مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ تم میرے پاس سے ہو کر گئے. وہ مردہ کہہ رہا ہے اس مولوی سے کہ تم میرے پاس سے ہو کر گئے, اب چونکہ تم یہاں تک آئے ہو تو میرے لواحقین جو ہیں ان تک میری اطلاع پہنچاؤ کسی بھی طریقے سے کہ میری موت ہو چکی ہے. کیوں؟ کہ میرے گھر والے مجھے زندہ سمجھ رہے ہیں. اوکے یہی کام ہے اس کو شاید مولوی سے, یہی کام ہے. تو کہتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے زندہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ میں پنجاب سے یہاں کراچی کام کرنے کے لیے آیا تھا اور ایکسیڈنٹ میں میری موت ہو گئی جو نامعلوم سمجھ کر ان لوگوں نے مجھے یہاں دفنا دیا. اب یہ مولوی اور وہ دونوں ہم کلام ہیں خواب میں. مولوی کہتا ہے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تمہارے گھر میں اطلاع کیسے دوں؟ خواب میں وہ اس کو تمام پتہ بتاتا ہے, پنجاب کا وہ ایڈریس جہاں اس کے گھر والے رہتے ہیں. مولوی کو اس نے وہ خواب میں پتہ بتایا ہے. اب اس پتے پہ دوسرا دن ہوا احمد. اس پتے پہ مولوی صاحب نے خط لکھا, خط بھیجا کیونکہ موبائل کا دور نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, پی سی او کا دور ہے. یعنی ٹیلی فون ایک جگہ لگا ہوا ہے تو پڑوس سے بھی بتا رہے کہ بھئی آپ کی کال آئی ہے تو وہ پڑوسی آ کے بتائے گا تو وہ کال سن. یعنی موبائل اتنے عام نہیں تھے اس وقت کہ ہر سب کے پاس ہو. بالکل نہیں. اب جب مولوی صاحب نے وہاں خط لکھا تو احمد 1 مہینے کے بعد اس خط کا جواب آیا مولوی کے پتے پر. مولوی نے جب خط ریسیو کیا ہے, خط کھولا ہے تو خط میں اس کے جو گھر والے ہیں, اس کے جو لواحقین ہیں وہ مولوی صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے خط میں یہ لکھا کہ یہ ایک ٹیلی فون نمبرز ہے جو ہم لکھ کے بھیج رہے ہیں, یہ وہ نمبر ہے جو ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک جنرل اسٹور ہے, کریانہ اسٹور ہے, وہ پی سی او بھی ہے, تو آپ اس نمبر پہ ہمیں کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. مولوی صاحب نے وہ نمبر دیکھے, مولوی صاحب پی سی او گئے, پی سی او جا کے وہ نمبر ملوایا. انہوں نے نمبر ڈائل کیا, نمبر ملایا, مولوی صاحب کو دیا. اب مولوی صاحب بات کر رہے ہیں کہاں؟ پنجاب, اس نمبر پہ جو نمبر اس خط میں لکھ کر آیا. ہیلو, بات ہو رہی ہے. جب بات کیا, نمبر ملایا, وہاں پہ فون گیا, دکان والے نے اٹھایا جو وہاں کریانے کا مالک ہے. ہیلو بولے جی کون؟ بولے جی میں کراچی سے بول رہا ہوں, مولوی صادق. تو آپ صدیق بھائی کو بلوا دیں اور کہیں کہ کراچی سے کال ہے اور ان کے بیٹے کا کوئی میسج ہے. وہ کہتے ہیں آپ ہولڈ پہ رہیں, میں انہیں بلواتا ہوں.
वो रिसीवर रख के दौड़ता हुआ गया, क्योंकि पड़ोस में ही घर था। वो वहां से एक साहब को लेकर आ गया। अब ये उनकी और मौलवी की बात हो रही है। बोले जी हेलो। बोले जी हाँ, मैं मौलवी बात कर रहा हूँ जिन्होंने खत लिखा था। हाँ जी। बोले जी आपका जवाब मुझे मौसूल हो गया, और ये मैंने जो आपको फोन किया उसी नंबर पे जो आपने मुझे लिख के भेजा। बोलता हाँ जी कहिए। कहता है मैं आपको ये इत्तला देना चाहता हूं कि आपके बेटे की डेथ हो चुकी है, और वो हमारे जो कब्रिस्तान है इलाके का, वो वहां दफन है। कि आपके बेटे की डेथ हो चुकी है, और वो हमारे जो कब्रिस्तान है इलाके का, वो वहां दफन है। लोगों ने उसको नामालूम समझ के यहां दफना दिया गया है, और आपका बच्चा मुसलसल मेरे ख्वाब में आके ये कह रहा है कि मेरे घर वालों को बताओ कि मैं मर चुका हूं। उसके घर वाले कहते हैं फिर? बोले फिर क्या, आप आइए और कब्र देखिए, ताकि उस मरने वालों को भी सुकून पहुंचे और आपको भी सुकून पहुंचे और मुझे भी सुकून मिले। इतनी बात हुई है अहमद। कोई 5 दिन गुजरे हैं। 5 दिन गुजरने के बाद उसके लवाहिकीन मौलवी साहब के घर आते हैं। मौलवी साहब के घर आए हैं, मौलवी साहब से मुलाकात हुई है। मौलवी साहब ने उन 3 लोगों को लेकर कब्रिस्तान गए हैं। उसके घर के 3 लोग आए हैं, वो कब्रिस्तान गए हैं, कब्र पर उसकी ले आके वहां खड़ा कर दिया मौलवी ने। बोला जी ये आपके बेटे की कब्र है। बहुत रोते हैं तीनों मिलके। माँ जो भी उन्होंने फातिहा करनी है, पढ़ाई करनी हो, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने घर के लिए वापस हो जाते हैं। मौलवी साहब भी उन्हीं के साथ कब्रिस्तान से बाहर उनको छोड़ा, अपने काम से निकल गए। अब मौलवी रात को हस्बे दस्तूर वापस आ रहा है। कोई 3 बजे का टाइम है। उसी रात दिन में घर वालों से मिलाया, कब्र से फारिग किया, अपने काम से चला गया। अब रात को ये वापस आ रहे हैं मौलवी साहब कब्रिस्तान के बीच में से। 3 बजे का टाइम है। ये कब्रिस्तान में दाखिल हुए हैं तो क्या देखते हैं अहमद कि पूरा लंबा रास्ता। अब मौलवी साहब के दिमाग में वो बात है कि एक काम मेरे से दिन में हुआ है जो अल्लाह की रजा के लिए मैंने किया है। हाँ। ये मौलवी साहब कब्रिस्तान में दाखिल हुए, अब जा रहे हैं। इन्हें क्या महसूस होता है कि कोई हाँपता हुआ इनके पीछे आ रहा है, जिसकी सांस आ रही है। हाँपता हुआ कोई भागता हुआ इनके पीछे आ रहा है और कहता है कि ठहरो ठहरो ठहरो। मुसलसल आवाजें आ रही हैं और मौलवी साहब ने अपनी स्पीड बढ़ाई है। क्या महसूस हुआ इसको कि सांसें चल रही हैं। तो क्या देखते हैं मौलवी साहब कि अल्लाह की करामत देखिए कि इसी असना में एक सफेद कलर की चादर आती है अहमद। एक वाइट कलर की चादर आती है, पूरी चादर सफेद, जो मौलवी साहब के सर से होती हुई उस कब्रिस्तान की बाउंड्री तक चली गई है जहां वो कब्रिस्तान खत्म हो रहा है। पूरी सफेद चादर, जैसे किसी ने तंबू बांध दिया हो, जैसे किसी के इस्तकबाल किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उस चादर के नीचे, मौलवी साहब उस चादर के नीचे से जा रहे हैं और पढ़ाई करते हुए जा रहे हैं। वो कब्रिस्तान उन्होंने जो क्रॉस किया है उस चादर के नीचे क्रॉस किया है अहमद। यानी वो इस कब्र वाला इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर जब मौलवी साहब घर पहुंचे हैं, हस्ब दस्तूर वो सोए हैं। सोने के बाद जो उन्हें ख्वाब आया है, उस ख्वाब में उसने उन मौलवी का शुक्रिया अदा किया है कि आप में इंसानियत है, आप इंसान हैं, आपने मेरा वो काम किया है जो कोई भी नहीं कर सकता था, और ये काम मैंने आपसे कराना था और अल्लाह आपसे राजी हो। क्या बात है, क्या बात है। तो एक इस कहानी का जो कंक्लूड अगर करें तो ये है कि एक लावारिस लाश, बल्कि लावारिस नहीं थी, लावारिस समझ के दफना दी गई। लावारिस तो उसके आ गए थे ना। हाँ, क्योंकि लावारिस इसलिए कि उनको नहीं पता होगा, और 1990 में इतना मोबाइल था नहीं कि पता लगे लाश किसकी है। कराची में आया था पंजाब का यहाँ आके उसका इंतकाल हुआ। इंतकाल भी यूं हुआ कि बताने वालों ने बताया वो कराची आया था कमाने के लिए। हाँ। लेकिन एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। अब जब जान चली गई तो तुम्हें यहाँ के माहौल का मालूम है अहमद। हाँ। कि लोग जो बचाने के लिए आते हैं, हाँ, वो बचाते कम और लूट ज्यादा लेते हैं। अल्लाह, वो उसकी जेब से जो कुछ था वो सब निकाल के ले गए। उसका कुछ भी नहीं बचा जो उसके लवाहिकीन का पता चल सकता था। ये काम सिर्फ उस मौलवी के तवस्सुत से हुआ जो उसने खुद उस मौलवी से ये काम कराया। क्या बात है। अल्लाह हमारे हालों पर रहम करे। और कहानी जो भी हो, हाँ, लेसन बड़ा अच्छा था। बिल्कुल काम आना एक दूसरे के जरूरी, चाहे आप जिंदा हैं या फिर
آپ اس دنیا سے چلے گئے. بالکل ایسے آپ کام تو آ ہی سکتے ہیں کسی کے. ایسے. شیخ صاحب بڑی کمال کی کہانی تھی, بڑا مزہ آیا. ہاں تھینک یو.